हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीएससीएस, आरओ एआरओ या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके पहले चैप्टर ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण। यह प्रश्न यूपीपी 2017 में बना है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, इसलिए व्याख्या को आप लोग स्किप मत करिएगा। देखते हैं, शब्द यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो 52 वर्ड होते हैं हिंदी भाषा में, जिसमें स्वरों की संख्या की बात करें तो 11 स्वर होते हैं और मूल व्यंजनों की संख्या 33, और 2 अयोगवा अंग और अह, 2 द्विगुण ढ़ और ढ तथा 4 संयुक्त वर्ण छत त्रंग ज्ञ तथा स्र होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। टोटल वर्ड कितने? 52, जिसमें आपका 11 जो है स्वर होते हैं और मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, और 4 संयुक्त वर्ड होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। छत त्रंग ज्ञ तथा स्र, और 2 अयोगवा होते हैं और 2 द्विगुण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2016 में प्रश्न बना है। व्याख्या देखते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। यहां ध्यान रखिएगा, पूर्ण सार्थक इकाई की बात हो रही है। पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्रम दिया है ये। उदाहरण की बात करें, जैसे राम। राम शब्द में 2 अक्षर हैं। राम शब्द में 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? रा और मा। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें कितने वर्ड हैं, तो इसमें 4 वर्ड हैं। कौन कौन से? रा, फिर आ की मात्रा है, मा, और फिर आ है। तो ये इसमें 4 वर्ड हैं, और शब्द कितने हैं? अक्षर कितने हैं? 2। धातव्य की शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है ये। ठीक है। नेक्स्ट, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा ऑप्शन डी। व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11, तथा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52, जिसमें कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, और व्यंजन कितने हैं? देखते हैं। देखिए, का वर्ग। का वर्ग में कौन सा आता है? का, खा, गा, घ, अंगा, इसमें 5 आते हैं। उसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और अंतस्थ उस में, ये इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ में कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा, इसमें 4, और उस में बड़ा सा, उसके बाद सा, शा, हा, इसमें भी आपका 4 आते हैं। बात करें अगर हम संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन छत त्रंग ज्ञ और श्रा, 4 संयुक्त व्यंजन है। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। द्विगुण कितने हैं? 2 हैं। टोटल कितने हुए? 12 हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि कितने प्रकार की होती है हिंदी में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन।
स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? व्यंजन, व्यंजन कहा जाता है। जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे वर्ण को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्णों के कितने भेद हैं? अभी हमने पढ़ा कितने भेद? 2 भेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वर कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हिंदी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आ उ ए ये क्या है? स्वर है। और यहाँ जो है आपका ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। यहाँ आपका जो है ये चा वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक है, चा वर्ग का पंचम अक्षर है ये। नेक्स्ट, कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो ऑप्शन डी सभी को पता है, बा जो है स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर का ये तीसरा व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कह रहा मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन डी। देखिए ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 11 स्वर हैं। इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 2 समान मूल स्वर, जैसे आपका है आ, बड़ा आ, ये किससे मिलकर बना है? 2 समान मूल स्वर से मिलकर बना है। उसके दूसरा है आपका ई, ये आपका ई से मिलकर बना है। और तीसरा आपका उ, बड़ा उ, ये आपका उ से मिलकर बना। 2 समान, देखिए यहाँ पे उ भी समान है और उ, दो समान स्वरों से मिलकर बना है, ये दीर्घ स्वर है। ये 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और उ। उसके बाद आपका तीसरा आता है संयुक्त स्वर, जब 2 असमान, देखिए यहाँ पे क्या था? 2 समान स्वर मिल रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 असमान स्वर मिल रहे हैं, परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए, ओ, औ। ए जो है आ प्लस ई, देखिए असमान स्वर है। और दूसरा है ए, ये आ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ आ प्लस उ से, और आ जो है आ प्लस ओ से मिलकर बना है। ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है किससे मिलकर बना है, तो इसको आप जो है ध्यान रख लीजिएगा, अभी आगे प्रश्न आएगा। अतः प्रश्नगत विकल्पों में ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर में कौन आता है? तो आपका बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, उ आता है। ठीक है। देखिए ह्रस्व मतलब समझ लीजिए जो छोटा हो, छोटा, जैसे आ ई और री, आ ई उ और री, ये 4 जो है किस में आते हैं? ह्रस्व में। दीर्घ में आपका बड़ा आ, बड़ी ई और उ आते हैं, इसमें 3 आते हैं, बाकी जो बचते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर देखिए अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई जो है क्या है? दीर्घ स्वर, बड़ी ई है ये। देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये क्या है? दीर्घ स्वर में आते हैं। बाकी जो है, और हम बात करें ई क्या है, रिवीजन करिएगा। छोटी ई जो है ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ए क्या है? ए और ए, ये दोनों संयुक्त स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन ए बड़ा आ जो है दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो हमने पढ़ा था 4 है संयुक्त स्वर, ए, ओ, औ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे मात्रा के आधार पे पूछ रहा है, तो उसको ध्यान रखिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तीन प्रकार के। ऑप्शन बी। कौन कौन से देखते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर जो है किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर को कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे आ, आ, आ बड़ी बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ औ। देखिए ये अभी हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था ना, ये अलग है, ठीक है, और ये वर्गीकरण अलग है। ये मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पूछ रहा है, तो इसीलिए इसमें बड़ा आ, ई, बड़ी उ, ए, ओ औ इसमें सब आ रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो, ये मात्रा के आधार पर है ये। तीसरा आपका प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार का होता है, और संस्कृत व्याकरण में प्लुप्त स्वरों की संकल्पना होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप ओम लिखते हैं ना, तो ओम में कुछ इस प्रकार का लिखते हैं, तो यही है, ठीक है, प्लुप्त स्वर होता है, इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। देखिए विशेष देखते हैं कुछ। समग्रता मात्रा के आधार पर स्वर के भेद तीन होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर दो होगा। देखिए ये अगर हिंदी अगर लगा दिए, हिंदी वर्णमाला में लगा दिया, हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगर वैसे पूछा जाए मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, ठीक, क्योंकि जो है प्लुप्त का प्रयोग जो है हिंदी भाषा में नहीं होता है। अगला, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। ये प्रकार है किसके, स्वर के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये मात्रा के आधार पर प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अगला, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों, दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है और ह्रस्व भी है। अगला, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको इसको व्याख्या भी देखिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन बी, तीन प्रकार के। जिह्वा के आधार पर यहाँ पे बात हो रही है स्वर। इसके पहले हमने मात्रा के आधार पर पढ़ा था, अब हम जिह्वा के आधार पर पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए नाम से ही अग्र मतलब आगे का भाग, तो ये क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते। जैसे अगर आप बोल के देखेंगे तो ई, ए, इसमें क्या हो रहा है, आगे का जो जिह्वा है वो इसमें जो है सक्रिय रहता है। दूसरा आपका, जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा आ, इसमें क्या रहा, इसमें जिह्वा जो है मध्य भाग का प्रयोग हो रहा है। तीसरा है पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा। जैसे बड़ा आ, उ, ओ और औ, ठीक है, ये चार हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पश्च स्वर, इसमें कौन सा पहले में आएगा, अग्र स्वर में कितने हैं, इसमें चार हैं, और मध्य स्वर में एक है, और पश्च स्वर में आपका चार है, ठीक, पांच है इसमें, ठीक है, सॉरी। अगला है अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। देखिए ये स्वरों के प्रकार हैं अलग अलग। अब देखिए ये मुख द्वार खुलने के आधार पर है स्वर पूछा है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार प्रकार के होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा जिह्वा के आधार पर, अब हम मुख के आधार पर पढ़ेंगे, खुलने के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा पूरा। कौन कौन से, पहला आपका विवृत है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो। जैसे आ, बड़ा आ, इसमें देखिए मुंह पूरा खुल रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, विवृत हो गया। अर्ध विवृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो। जैसे आ, ए, और औ, ये जो होगा क्या है, अर्धविवृत हो गया। तीसरा आपका अर्ध समृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ, इसमें क्या है, अर्ध समृत है। और समृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, उ, इसमें क्या हो रहा, मुख थोड़ा बंद है, तो इसलिए इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शन में क्या दिया था, अर्ध समृत पूछा था। तो अर्ध समृत में आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध विवृत पूछा था, सॉरी, अर्ध विवृत पूछा था।
ऑप्शन बी। देखिए अर्ध विपरीत में ये आते हैं चारों, ठीक। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वरों में कौन सा आता है? अंगा, या, ड़ा, ना, मा के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ। समृद्ध स्वर के उच्चारण में क्या होता है? मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था इसके बारे में। नेक्स्ट, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा उ जो है किस प्रकार का स्वर है ये? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्च समृद्ध। आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा बड़ा उ पश्च समृद्ध स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें क्या कहा जाता है? उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे बड़ा आ, उ, औ। समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, उ, ये होते हैं चारों। अभी हमने इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्च समृद्ध। अगला प्रश्न है, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईज। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होठों के आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। ये होठों के अकॉर्डिंग है। ये स्वरों के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा सारा। अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलकार नहीं होते हैं अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। नाम से कन्फर्म है, जैसे आ, ई, ए। ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। अभी हम और वृत्तमुखी क्या होता है? जिसमें होठों का आकार गोलाकार होता है, जैसे अगर हम बोल के देखेंगे उ, औ, ये क्या होगा? जो होठ है वो गोल हो जा रहा है, तो यही है। तो इसमें क्या पूछा था? अवृतमुखी। नाम से कन्फर्म है, अगर आप बोल के देखेंगे तो आपको जो है कन्फर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सही तरीका है जो ऑप्शन में दिया है उसको पहले आप उच्चारण करिएगा तो कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। दिए गए वर्डों में आ कंठ वर्ण है, ई तालव्य वर्ण तथा उ क्या है? ओष्ठ है। अगला, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? उच्चारण के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वर्ड ओष्ठ नहीं है या कंठ ध्वनि है। उ तथा पा वर्ग के वर्ड क्या होते हैं? ओष्ठ ध्वनियां होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन सा है? अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्चारण के स्थान पर देख लेते हैं। जो कंठ से होते हैं वो क्या होते हैं? आ होता है, ये कंठ से होता है। तालु से क्या होता है? ई होता है। मूर्धा से क्या होता है? री। ओष्ठ क्या होता है? उ होता है। और कंठ तालु से क्या होता है? ए होता है। और कंठ ओष्ठ से क्या होता है? अ होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, यही इतना आप पढ़ लीजिएगा, स्वर जो है आपके लिए कन्फर्म हो जाएगा। स्वर जो प्रश्न बनते हैं स्वर से संबंधित। अगला है, कंठ तालब कौन सा है? कंठ तालब पीछे पढ़ा हमने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और अ का उच्चारण होता है कंठ। अगला, किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? पढ़ा हमने अभी, ए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ और तालु का। देखिए अभी प्रश्न पढ़ा हमने कंठ तालु। नेक्स्ट, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कंठ और ओठ का प्रयोग होता है इसमें, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंठ और ओठ का प्रयोग हो रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य से होता है।
चा वर्ग का उच्चारण जो होता है किससे होता है, ये आपका तालव्य से होता है। अब का वर्ग का पूछा जाए तो का वर्ग का कंठ से होता है। अभी हम प्रश्न में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे सारा मिलता जाएगा। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ई चा छा जा झा इया, स्वर में ई होता है और ये व्यंजन में चा छा जा झा इया। अगला, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग पूछ रहा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। इनमें इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि। बाकी जो दिए हैं ये क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आज। जैसे इसमें कृपा, कृष्ण, दृष्टि, इसमें री है, आज में नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका जो है विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा सबका, तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता किसमें है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संभालना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता स्वरों की विशेषता है कि इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? उसे व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है। जैसे अगर हम का को लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है का, हलंत होता है नीचे, फिर आ जब जुड़ता है तब ये कुछ इस प्रकार का होता है, पूर्ण होता है का। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने? 33। अब हम व्यंजन के प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम स्वरों से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, आगे अब व्यंजन से संबंधित प्रश्न है। कितने हैं? 33 हैं। ये देख लीजिए आप नाम, और जिसमें इसके अतिरिक्त 4 आपका जो है संयुक्त व्यंजन है। कौन सा? छत्रंज्ञा। अगला है, हिंदी में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां जो का वर्ग होता है कंठ होता है। का, खा, इसमें क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चा छा क्या होता है? ताला भी। चा वर्ग ताला भी होता है। टा होता है आपका, टा वर्ग मूर्धन्य होता है, और या राला क्या होता है? ये अंतस्थ होता है। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है जो जिसमें दांत का प्रयोग होता है? दंत में, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण के स्थान पर निम्न में ला जो है दंत वर्ण है। शेष पा मा उ क्या है? ये ओष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? का वर्ग में आता है घा, ये का वर्ग कौन सा होता है? कंठ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हिंदी की सा बड़ा सा जो है ये क्या होता है? ये ताला भी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का जो सा होता है ये ताला भी होता है। अन्य ताला वर्णों में कौन सा आता है? स्वर में बात करें ई आता है, और व्यंजन में करेंगे तो चा वर्ग के शब्द आते हैं, और इसके अलावा या भी आता है इसमें। अगला, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चा वर्ग के वर्ड होते हैं ताला भी होते हैं। ठीक है, ऊपर ही हमने पढ़ा भी जस्ट। इसमें बड़ा सा भी होता है, और या भी होता है, और ई होता है। अगला प्रश्न है, चा और छा वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी जस्ट पढ़ा, तालु। ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। चा वर्ग ई बड़ा सा और या, ये किस में आते हैं? ये तालव्य में आते हैं, तालु में आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सा है? तो ऑप्शन सी बड़ा सा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए चा वर्ग। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है सेम प्रश्न। चा का उच्चारण स्थान, ये सब अक्सर पूछा जाता है।
सा का उच्चारण स्थान, बड़ा सा का तालु, ऑप्शन बी। अगला, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो ये तालब में आती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ढा वर्ड का उच्चारण स्थान डैश और वर्ड डैश हैं, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। ढा, तो इसका हो जाएगा, उसका क्या होता है? मूर्धा। यह टा वर्ग का जो टा वर्ग जो होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। जैसे टा ठा डा ढा, ये इसमें आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टा वर्ग, टा जो नहीं है, टा वर्ग का जो होता है ये क्या होता है? ये मूर्धा होता है। टा जो है ये मूर्धा। बाकी ता था दा धा ना, ता वर्ग जो होता है ये क्या होता है? आपका दंत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो ता वर्ग में जो ता वर्ग क्या होता है? ये दंत होता है। तो देखते हैं ऑप्शन सी। का क्या है? का कंठ है। छा क्या है? ये आपका तालु है। ठीक है। पा क्या है? ओष्ठ है। पा वर्ग जो होता है ये ओष्ठ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है, दंतव्य वर्ड कौन सा है? तो ता वर्ग होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा ता। ठीक है। या की हम बात करें, या जो है ये या और चा वर्ग और ई और बड़ा सा ये क्या है? तालु है। चा भी आपका किस में आता है? तालु में आएगा। और ऊ किस में आएगा? तो ओष्ठ ध्वनि में आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ला। देखिए यहां पे सारा दिया है, आप देख लीजिए ध्यान से। उच्चारण के स्थान पे व्यंजन। कंठ की बात करें, का खा गा गंगा और विसर्ग आते हैं इसमें, हा भी आता है इसमें, देखिएगा यह हा भी आता है इसी में। तालु की बात करेंगे, चा छा जा झा इया और या और शा आता है इसमें, या और शा इसी में आता है। मूर्धा टा ठा डा ढा डा, इसमें रा और शा आते हैं। दंत ता था दा धा ना और ला और शा आते हैं। ओष्ठ की बात करें, पा फा बा भा मा आता है और दंत ओष्ठ में सिर्फ वा आता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जिस पे मैंने गोला किया है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी में हम कंफ्यूज, वर्ड को तो हम याद कर लेते हैं लेकिन ये वर्ड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, पा फा बा भा मा डैश व्यंजन होते हैं, ये क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दंत में देखिए, दंत में ता था दा धा ना आता है, तालब में चा छा जा झा इया आता है, कंठ में का खा गंगा आता है। नेक्स्ट है, हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि ये ओष्ठ में आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पा वर्ग जो है ओष्ठ में आता है। अगला है, वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दंतोष्ठ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? तो ऑप्शन डी वा। देखिए आरआरबी एग्जाम 2001 में प्रश्न बना है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में नहीं आता, इसमें कौन सा आता टा वर्ग में? टा ठा डा डा ड़ा, तो इसमें धा नहीं आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग जरूर ध्यान रखिएगा, देखिए वर्ग हैं ये सारे, और इन्हीं पांचों वर्गों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा वर्ड स्पर्श नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, ये या। बाकी का चा टा ये सब क्या है? तो ये आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। पा वर्ग तक जो वर्ड होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में होते हैं? तो अभी हमने बताया का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सब किस में होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, का चा पा दा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में अंतस्थता व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या रा ला वा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या रा ला वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण स्वर व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है वे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। अगर इनका उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो या तालब से, रा जो है मूर्धन, ला जो है दंत और वा जो है दंतोष्ठ।
4 प्रकार के हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें या तथा वा अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या और वा को क्या कहा जाता है, इसे अर्ध स्वर का भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या अलावा ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। वा व्यंजन है, वा जो है ये अंतस्थ है। देखिए यहाँ पे दिया है अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, उस व्यंजन में सा शा और हा आता है। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो होता है ये क्या होता है? महाप्राण होता है। और अघोष क्या होता है? वर्ग का पहला, दूसरा तथा शा ये क्या आता है? अघोष आता है। अभी इससे प्रश्न जरूर आएगा आगे, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। अगर आप प्रश्न करेंगे ना तो अपने आप सारे जो है डाउट क्लियर होते चले जाते हैं। ऑप्शन बी यार अलावा किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अगला, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है यार अलावा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है ये शा क्या है? ये उष्ण व्यंजन है। छत्रंग्या क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त, इससे तो प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है उष्ण व्यंजन कौन सा है? उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हा, ऑप्शन ए। शा ये किसमें क्या आते हैं? उष्ण व्यंजन आते हैं, तीनों सा और हा। अगला प्रश्न है कौन ऊष्म नहीं है? तो ये दोनों सा तो हैं, बड़ा सा भी है, गा नहीं है। गा जो है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, का वर्ग में आता है। अगला है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अभी हमने पढ़ा था अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं, और उसमें इसमें भी 4 हैं, तो टोटल कितने हुए? टोटल 8 हुए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किससे मिलकर बना है, तो छा जो है ये का और शा से मिलकर बना है। त्रा जो है ये ध्यान रखिए नीचे हलंत जरूर रहेगा। अगर ऑप्शन में डायरेक्ट अगर का देता है और शा देता है तो ये गलत होगा, या इसके नीचे अगर हलंत जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है। ये आधा का और शा मिलने के बाद क्या बनता है? छा बनता है। उसके बाद त्रा आता है तो ये ता और रा से मिलता है, बनता है मिलकर। ज्ञा जा और इया से मिलकर बनता है। और श्रा बड़ा शा ये हाफ आधा है और रा से मिलकर बनता है श्रा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे बनता है ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं पूछ रहा है? अभी हमने पढ़ा 4 हैं, तो इसमें फा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। बाकी छत, रंग, ज्ञा और श्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन है। फा जो है क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। और ये किससे मिलकर बना है? श्रा जो है आप अच्छा इसमें तीनों दिए हैं, ऑप्शन डी ये मिलकर जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज्ञा और इया से मिलकर बना है ज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट, छा वर्ण किसके योग से बना है? देखिए बार बार प्रश्न बना है, देखिए तो ऑप्शन ए का और शा आधा ये हलंत लगा होना चाहिए और शा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो क्या है? ये संयुक्त स्वर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ज्ञा जो है देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है ना जा और या, लेकिन ये गलत होगा, हलंत होना चाहिए आधा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हलंत का मतलब अगर ये आधा होता है जब इसमें स्वर जुड़ जाता है या व्यंजन जुड़ जाता है तो पूर्ण होता है वही। ठीक है। अगला है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाक्य हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाक्य हैं? तो अभी हमने पढ़ा था अयोग वाक्य की संख्या 2 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इया।
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है नासिक व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण होता है सभी वर्ग का, वो क्या होता है? नासिक होता है। का वर्ग का पंचम वर्ण अंगा, और चा वर्ग का ञ, उसके बाद डा, ना, मा, ये जो है क्या है? ये पंचम वर्ण जो होते हैं, पंचम वर्ण, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। अतः दिए गए वर्णों में ञ जो है नासिक व्यंजन है, शा जो है ऊष्म व्यंजन है, तथा गा और जा ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हा। देखते हैं इसके बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निर्बाध प्रभाव तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन आता है? तो इसमें शा, शा, सा, हा आता है। शा, शा, सा और हा आता है। इसमें तीनों सा और हा आता है इसमें संघर्षी व्यंजन में। इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत में जो हा क्या है? ये संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है, शा, शा, सा, हा और कौन से व्यंजन है? तो ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसी को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन से हैं? देखिए प्रश्न आ गया, अघोष वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें क्या कहता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। जैसे शा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ड, ता, था, दा, सा। देखिए ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला यानी दो, इसका ट्रिक होता है 12 और 3, 4, 5, 12, 345। ये क्या होता है? ये अघोष होता है, और 3, 4, 5 होता है, ये सघोष होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? ये अघोष होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, शा, शा, सा, ये तीनों सा जो है ये क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो प्रकार के होते हैं ये जो प्राणत्व के आधार पर, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा है आपका महाप्राण। इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 1, 3, 5, और ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? जो बचता है, यानी दूसरा और चौथा, यानी 24। ये ट्रिक है किसका? महाप्राण का। अल्प प्राण में 135, महाप्राण में 24। ध्यान रखिएगा, दूसरा वर्ण और वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये महाप्राण होता है। ठीक है। और महाप्राण में भी आपका जो ये सा होते हैं, तीनों सा और हा, ये आपका महाप्राण व्यंजन आते हैं। ठीक है। और यार अलावा जो होते हैं ये अल्प प्राण में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यार अलावा को भी और सा, शा को भी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? अभी हमने पढ़ा, जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, ये क्या होता है? ये अल्प प्राण होता है। तो पहला इसमें है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चा वर्ग का पहला वर्ण है ये चा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो खा, था, फा दिया है ये महाप्राण है। दाता की प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन वो क्या कहलाता है? ये अल्प प्राण होता है। बाकी जो है दूसरा और चौथा जो है क्या होता है? ये महाप्राण होता है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण में कौन सा आता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 5 आता है। 1 और 3, 5 जो है किस में आते हैं? ये जो है अल्प प्राण में आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, पहला वर्ड है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। का और गा कौन सा वर्ड होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होते हैं। तो का जो है पहला वर्ग का पहला वर्ड है, और गा जो है तीसरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। जैसे खा, ये दूसरा वर्ड है, छा और
ठा। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो हमने पढ़ा दूसरा जो और चौथा जो होता है ये महाप्राण होता है, बाकी पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? ये अल्प प्राण होता है। निम्न में महाप्राण वर्ग हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण कौन सा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ड होता है, तो ये चौथा वर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, तो ये पा, फा, बा, भा में आता है, चौथा वर्ड आता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। का, दिए गए वर्डों में का जो है अघोष वर्ड है, शेष वर्ग जो है क्या है? ये सघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चा। अगला, निम्न में कौन अघोष वर्ड है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पा। दिए गए वर्डों में पा अघोष वर्ड है तथा अन्य जो है क्या? सघोष है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दा। जिन वर्डों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियां झंझकृत होती हैं तथा उन्हें नाद उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है उसे। इनके उच्चारण में स्वंत तंत्रिका समीप आ जाती है, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या होता है? तथा या, रा, लावा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए। बाकी जो है पहला और कौन सा बचता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा ये क्या होते हैं? ये आपका अघोष होता है। अघोष होता है और सघोष 3, 4, 5। ये ट्रिक दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? घोष नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तावर्ग। बाकी रा, शा, डा ये क्या है? ये घोष वर्ण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तावर्ग जो है पहला वर्ण, पहला और जो दूसरा होता है ये क्या होता है? ये अघोष होता है। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है ये सघोष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्या। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सघोष वर्ण कौन सा है? घोष सघोष एक ही बात है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, काकल वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हा। उपयोग विकल्प में हा काकल्य ध्वनि है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुलती रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। यह या जो है अंतस्थ व्यंजन, सा ऊष्म व्यंजन, ड़ा जो है टा वर्ग का पंचम अक्षर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हा। रा का विवरण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वतर्ष लुंठित सघोष अल्प प्राण है, क्या है? रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें क्या कहता है? पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला जो है ध्वनि क्या है? ये पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। याज और वा जो होता है ये अर्धस्वर होता है। ऑप्शन ए। अगला, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। जो है खा जो है ये स्पर्श व्यंजन भी है और कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये जो है पंचवर्ग के सभी व्यंजन
जो 5 वर्ग में आता है ना, का वर्ग में आता है। कंठ की बात करें, का खा गा गा ये सब आता है। अघोष में ये आता है, महाप्राण में ये आता है। हमने पढ़ा इसके बारे में सारा। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृभूमि में रा का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृ में आपका री का प्रयोग हुआ है। अगला है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है, इसे ये बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, चंद बिंदी के रूप में इसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार जो है एक व्यंजन ध्वनि है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे लिपि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका वन रक्षक में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आकारांत कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, हिंदी शब्द में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद? तो का के बाद आता है। ऑप्शन ए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का वर्ण के बाद आता है। यह संयुक्त व्यंजन है जो का प्लस 7 वर्णों के योग से बना है, इसलिए होगा ऑप्शन ए। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिच। ऑप्शन बी। विकल्प में दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम देख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का है, ऋच, ऋग्वेद, ऋण, ऋण, ऋणु। क्योंकि छा वर्ण का क्रम का वर्ण के बाद आता है तो दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार का होगा। देखिए ये वर्ण विच्छेद है, इसलिए। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? कौन सा शब्द? तो आंख जो है सबसे पहले आएगा। शब्दकोश के अनुसार प्रश्नगत शब्दों का क्रम इस प्रकार होगा, आंख, आंच, आकार और आग। दिए गए विकल्पों का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो क्रम की बात हो रही है यहाँ पे। अला दीर्घ वर्ण का विच्छेद, वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है एग्जाम में, खासकर यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, कांस्टेबल में। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दा से मिलकर बना है, उसके बाद री, ग और अ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उ, फिर उसके बाद इसमें दा, फिर ये हलंतर लगेगा जरूर। या देखिए अगर कोई व्यंजन आता है उसके बाद आप जो है स्वर जरूर लगाइएगा। आ, उसके बाद ना, उसके बाद आ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा का शब्द शुद्ध उच्चारण क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है। कक्षा। शेष विकल्पों के शब्द उच्चारण के दृष्टि क्या होते हैं? अशुद्ध हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा होता है इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल जो है इस टॉपिक से 115 प्रश्न थे और हमने सारे प्रश्न कर लिए, और अगली वीडियो में हम विराम चिन्ह के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।